नमस्कार। आप तमाम लोगों का वैज्ञानिक चेतना परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस। निश्चय ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के हर नागरिक के लिए और आज वैज्ञानिक चेतना इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने है। यह आज़ादी का 75वां वर्ष है। इस मायने में निश्चय ही यह कुछ और ख़ास हो जाता है। 75 वर्षों की यात्रा कैसी रही? देश लंबे समय के बाद आज़ाद हुआ, इसका अपना संविधान बना और अतीत के कई सारे विसंगतियों को, कई सारी विकृतियों को दुरुस्त करने और चीज़ों को सही रास्ते पर लाने के लिए संविधान ने बहुत सारे वैसे प्रावधान किए। आज़ाद भारत अपने संविधान के जरिए एक सपना देखा था जिसे वह पूरा करना चाहता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम पिछले 75 वर्षों की यात्रा को समझने की कोशिश करें, खासकर संविधान के दृष्टिकोण से, संविधान के नज़रिए से। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक आंदोलन से काफ़ी गहरा सरोकार रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक मंथन जी, जिनका न सिर्फ सामाजिक आंदोलन से गहरा सरोकार रहा है बल्कि इन्होंने इस दिशा में संविधान और इन मुद्दों पर इनका अपना एक न सिर्फ एक अध्ययन है बल्कि स्वतंत्र विचार है। मंथन जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम इस मुद्दे को लेकर के आज समझना चाहेंगे कि यहाँ के नागरिकों की जो अपेक्षाएं थी, आकांक्षा थी, किस हद तक किस रूप में पूरी हुई। तो सबसे पहले बात हम यहाँ से शुरू करें कि इस भारतीय संविधान में वो कौन सी विशिष्टता है जो इसको खास बनाती है। आज का दिन संविधान दिवस है, यानी एक तरह से जो संविधान की प्रस्तावना में घोषित है, जनता के द्वारा अपने संकल्पों को खुद को अर्पित करने का, यानी उन संकल्पों को पूरा करने का एक दिन है। संविधान की विशेषता बताएं उसके पहले कि संविधान का दिन एक महीने में विशिष्ट दिन है कि उस दिन भारत की जनता ने एक बड़ी छलांग उत्थान की ओर, मानवीय उत्थान की ओर एक बड़ी छलांग लगाई थी। उस दिन से और वो दिन एक तरह से मानवीय गरिमा की बहाली का दिन है। मेरी नज़र में संविधान का सबसे प्रमुख और ख़ास है, जिसको किसी भी हालत में छोड़े जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बरकरार रखने की ज़रूरत है, वो 4 हिस्से को हम मानते हैं, बाकी उनके सहयोग के लिए, उनको चलाने के लिए हैं। वो है संविधान की प्रस्तावना, यानी एक संकल्प के साथ जनता को लैस करना, जनता लैस होती है। दूसरा है मौलिक अधिकार, कुछ बुनियादी अधिकार हर मानव के हैं, देश के हर व्यक्ति के हैं और बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं। तीसरा राज्य का दायित्व, राज्य को इस दिशा में काम करना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसमें बात के संदर्भ में कह सकते हैं, जो बात के हिस्से में जुड़े हैं उसमें कह सकते हैं कि एक संदर्भ में विवादास्पद है लेकिन ध्यान देने योग्य है, वो मूल कर्तव्य की बात है। बाकी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें सारी जो हैं स्ट्रक्चर हैं, इसकी मदद करने के लिए हैं। एक और हिस्सा जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, वे हिस्से जो बीच बीच में हैं, वो संविधान को मानवीय गरिमा को बहाल करने के लिए उपाय, जो घोषित उपाय हैं, प्रावधान हैं, वो उनकी विशेषता हैं। इनको केंद्र में रख के ही हमको आगे की बात सोचनी चाहिए। संविधान के बारे में जब भी सोचना चाहिए, इनको केंद्र में रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। तब इसमें एक सवाल ये इसमें उठता है कि अनेक बहुत बेहतर प्रावधानों के बावजूद जैसा माना भी जाता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ
तो दुनिया भर के अनेक देशों के सबसे बेहतरीन संविधानों के बेहतरीन प्रावधानों को लेकर के करने की कोशिश की गई थी कि हम अच्छे प्रावधानों को स्वीकार करें, और इसमें स्वीकार किया भी गया, इसमें लागू भी किया गया। बावजूद उसके 70 वर्षों के बाद भी हम कहें कि उन अच्छे प्रावधानों के बावजूद क्यों हम उस तरह के समाज का या देश का निर्माण नहीं कर पाए जैसी संविधान की आकांक्षा थी। देखिए, पर इसके लिए पहली बात तो ये है कि संविधान के बारे में जो दृष्टि रखें वो विवेक वाली दृष्टि रखें। कोई भी संविधान अपने में संपूर्ण होता है, वो होती नहीं है। और कभी कभी जब संविधान को चलाने वाले, संविधान पर अमल करने वाले, संविधान में जो खामियां हैं या संविधान में जो छेद हैं उनका उपयोग करने लगते हैं, तब उसका घाटा होने लगता है। और इसका से पहले कि संविधान के प्रति पवित्र भावना या संपूर्ण है, परफेक्ट है, इस भावना से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अर्थ में ये अविवेकी और अवैज्ञानिक धारणा होगी, उसमें कुछ कमियां अवश्य होंगी। लेकिन दूसरा है कि जिस तरह से संविधान खुद ब खुद नहीं बनता, संविधान मानव निर्मित होता है। संविधान बना आज़ादी के आंदोलन की बुनियाद पर। आज़ादी का आंदोलन नहीं होता तो भारत आज़ाद नहीं होता, आज़ाद भारत का संविधान नहीं होता। संविधान एक तरह से राज्य के लिए, शासक के लिए किन चीज़ों का पालन करना है उसकी दिशा है। लेकिन समाज और देश, जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का जो जनमानस है, उसका होना चाहिए। और एक है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आंदोलन की बुनियाद पर संविधान की बातें पूरी तरह लागू होती हैं, क्योंकि संविधान में जो बातें हैं वो समाज में नहीं थी। समाज में जो लानी थी वो बातें संविधान में थी। तो उसके लिए एक सामाजिक स्तर पर आंदोलन की ज़रूरत थी, और उस आंदोलन का दबाव बनाने की ज़रूरत थी राज्य में, और राज्य के स्तर पर भी उसके प्रति प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत थी। एक सबसे बड़ा कारण जो संविधान का, जिस दिशा में संविधान जो बातें कहता है वो समाज में नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण एक लगता है कि जो स्ट्रक्चर रहा है पालन करने वाला, वो अति केंद्रित रहा है। और उसमें विषमता की जो शक्तियाँ रही हैं, आज़ादी मन से जो आज़ादी की बात नहीं मानती रही हैं, जो शक्तियाँ रही हैं ब्यूरोक्रेसी में और दूसरे जगहों पर, वो कहीं ना कहीं हावी रहीं। और सामाजिक समता का दबाव, सामाजिक समता का आंदोलन एकजुट उस तरह से नहीं हो सका, और उसका दबाव बहुत ज़्यादा राज्य पर नहीं बन सका। वो सबसे बड़ी वजह उसकी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जो संविधान में है वो हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में, एक मूल अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। निश्चय ही वो नागरिकों के, चूँकि फंडामेंटल राइट्स हैं, एक मायने रखते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन इधर लगातार नागरिकों के मूल अधिकारों पर हमले हुए हैं, और उस तरह की शिकायतें आती हैं, उस तरह की परेशानियां लोगों की बढ़ी हैं। लोकतांत्रिक आंदोलन के सामने ये एक सवाल है कि कैसे हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा करें, या हम ये दबाव पैदा कर सकें कि मूल अधिकारों के उल्लंघन का साहस आम तौर पे सामान्यतया माने मुश्किल हो, आसान नहीं हो कि लोग सहजता से लोगों के उन मौलिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन करें। कैसे चीज़ों को सही रास्ते पे ले आया जा सकता है, या हम कहें कि उस हमले का, मौलिक अधिकारों के हनन का प्रतिरोध किया जा सकता है, किस रूप में? सबसे पहले तो कि समाज में जो मौलिक अधिकार संविधान में दर्ज हैं, उनको बचाने की शक्ति समाज में होनी चाहिए। क्योंकि एक तरह से है कि राज्य और समाज के बीच में, राज्य और जनता के बीच में जब भी अंतर्विरोध होगा, राज्य चाहती है कि हम अपने दिशा ढंग से काम करें। कभी कभी राज्य को भ्रम होता है, कभी कभी जानबूझ के, कभी कभी भ्रम होता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य के, जनता के कुछ अधिकार छीन नहीं रहे हैं हम, जनता के अधिकारों के विस्तार के लिए जनता पर कुछ पाबंदियां लगा रहे हैं। ऐसा कभी कभी भ्रम होता है, कभी कभी जानबूझ के ऐसा किया जाता है। तो इसके प्रति सचेत जनमानस, सचेत शक्ति, और एक केवल राजनीतिक शक्ति नहीं, राजनीतिक शक्ति हो सकती है लेकिन सचेत दलीय शक्ति सिर्फ नहीं,
सचेत राजनीतिक सामाजिक शक्ति इसके प्रति रहे और एक माहौल लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में, अभी ध्यान दें कि लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में प्रचार करने वाला, संविधान की जागरूकता बनाने वाला, संविधान में क्या क्या बातें दर्ज हैं, मूल रूप से संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वही मूल हैं, इस तरह की बात करने वाली शक्तियाँ नहीं के बराबर हैं, बहुत छोटी, और इस पर एक वो बहुत व्यापक एकता नहीं है। तो ऐसी एक शक्ति बनाने की ज़रूरत है और संविधान में भी ये स्पष्ट रूप से दर्ज करने की ज़रूरत है। जो और अब जो संकट आ गया है कि दर्ज है कि उसकी बुनियादी दिशा, सबसे बड़ा प्राथमिक अधिकार, जो सबसे बड़ी संविधान की प्राथमिक बात मौलिक अधिकार है, जो कई कोर्टों के फैसले में बात आई है, लेकिन उसको और इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि इसको प्राथमिक अधिकार किसी भी स्तर पर किसी भी मामले में सरकार मौलिक अधिकारों को और उसके खास अधिकारों को सीमित करने का काम नहीं कर सकती है। विशेष स्थिति में भी अगर कभी होना है तो उसको विशेष प्रावधानों के तहत, विशेष सावधानियों के तहत सामान्य रूप से संसद किसी भी स्थिति में या जो कार्यपालिका है किसी भी स्थिति में कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर प्रतिबंध लागू होने चाहिए। उस पर यानी मूल रूप से कहें तो एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए मौलिक अधिकारों के पक्ष में काम करने वाली, और उस शक्ति की कमी या उस शक्ति का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ही जो अलोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो काबिज होकर अपने मनमाना कर पा रही हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रावधान की चर्चा करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विषय ही बहुत अहम है भारत जैसे मुल्क के लिए। अब तक के जो कुल अनुभव बता रहे हैं, संविधान को लागू हुए इतने वर्ष हुए और इतने वर्षों में सरकारें आई और गईं, लेकिन कुल मिलाकर अनुभव क्या बताते हैं? उन प्रावधानों का किस रूप में वो सामने आए या उसका प्रभाव पड़ा? नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान का, वो मेरे हिसाब से कहिए तो मौलिक अधिकार के बाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हिस्सा जो हमने पहले कहा कि वो हिस्सा राज्य किस दिशा में नीतियों को चलाएगा, उसके लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके लिए डायरेक्शन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन शुरू में ही उसमें एक हिस्सा है जो सबसे प्रमुख हिस्सा, कई हिस्से में है, कई उसमें जटिल प्रश्न भी हैं, लेकिन एक हिस्सा है कि किसी भी स्तर पर संपत्ति का, संसाधनों का जनता के लिए हितकारी संकेंद्रण, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि लगातार 47 के बाद से ही अगर कहें तो नीतियां ऐसी चलती रहीं कि संपत्ति का संकेंद्रण होता रहा और इधर 5-7 सालों में तो और ज़्यादा संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में सिमटी है। तो ये नीति निर्देशक के खिलाफ में है। तो नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ अगर कोई नीतियां बनती हैं तो वो मान्य नहीं होंगी। उस आधार पर, इस आधार पर डिमांड करने का, और लेकिन नीति निर्देशक तत्व का एक खास बात है जो कि दुख की बात है कि उसको कहा गया है कि उसके आधार पर केस नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व के शुरू में लिखा हुआ है कि उसके आधार पर, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं इसके आधार पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट को सारे चीज़ों की आलोचना करने का, किसी भी योजना पर सवाल उठता है तो उसके आधार पर करने की जरूरत थी, ये होना चाहिए था। WTO में भारत जाएगा और नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ हो तब भी जाएगा। ये जो संदर्भ है, इस तरह के जो संदर्भ हैं तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्व के हिसाब से सारी योजनाओं का मूल्यांकन हो, जो उसके खिलाफ जाती हैं उनको एक दर्जा मिले, कानूनी दर्जा मिले, बाध्यकारी दर्जा मिले, और जो उसके खिलाफ जाती हैं वो वापस ली जाएंगी। इस तरह का दबाव बनना चाहिए। कुछ लोग ये आवाज़ उठाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के आधार पर पूरी राज्य की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन ये आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए। और आज संविधान दिवस के दिन पर कम से कम नीति निर्देशक तत्व के आधार पर पूरा चले, बाकी प्रावधानों के मुकाबले नीति निर्देशक तत्व के आधार पर चले, सारे पुनर्मूल्यांकन हो, WTO या जितने इस तरह की नीतियाँ हैं उन नीतियों का मूल्यांकन हो और जिनको बदलने की ज़रूरत है वो बदला जाए। इस आधार पर ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और आज ये विशेष रूप से इस आवाज़ को उठाया जाना चाहिए। संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों में से या जिसकी चर्चा होती है या आम लोगों से जुड़ी हुई, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की, मौलिक मूल अधिकारों की, और अभी संदर्भ में आपने थोड़ी सी चर्चा
मूल कर्तव्यों की, मूल दायित्वों की बात अभी उभर करके सामने आई कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। उसके खास करके एक प्रावधान पे, चूँकि वैज्ञानिक मानसिकता का विकास का एक प्रावधान है उसमें कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है या कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करे। निश्चित तौर से भारत आज़ादी के वक्त जहाँ खड़ा था, एक ज़रूरत थी कि हम जो पुरानी सोच है, एक परंपरागत वैसी सोच जो हमको पीछे ले जाती है, उसकी तुलना में आगे बढ़ने के लिए प्रगतिशील सोच की ज़रूरत थी, आधुनिक सोच की ज़रूरत थी, विज्ञान सम्मत सोच की ज़रूरत थी। और इसीलिए संविधान में ये प्रावधान आए। बल्कि कुछ मायने में ये इसकी खासियत भी मानी जाती है कि कम वैसे संविधान है दुनिया में जिन्होंने वैज्ञानिक मानसिकता के विकास को खास तौर से इस रूप में अहमियत दिया कि हर नागरिक खुद में और समाज में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करे, साइंटिफिक टेम्पर का विकास करे। तो एक तरफ संविधान के प्रावधान ये कहते हैं, लेकिन इससे उलट कि सत्ता और व्यवस्था पे काबिज ताकतें, बहुत महत्वपूर्ण हस्तियाँ जो इसके उलट ठीक वैसी बातें करते हैं जो अवैज्ञानिक होती हैं, विज्ञान विरोधी होती हैं, तर्क विरोधी होती हैं, और उसका समाज पे बुरा असर पड़ता है कि जिन कुरीतियों को, जिनको हम खत्म करना चाहते हैं, जिन रूढ़ परंपराओं को या जड़ मान्यताओं को हम खत्म करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है और फिर उसका दुरुपयोग भी होता है, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो संविधान के वैसे प्रावधान जहां हम वैज्ञानिक मानसिकता के विकास पर बल दे सकते हैं, जिसकी ज़रूरत बल्कि ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और नई पीढ़ी में ज़्यादा वैज्ञानिक मानसिकता के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं ध्यान दिया जा पा रहा है उस प्रावधान पे, क्यों बल नहीं दिया जा पा रहा है, न सरकार की ओर से और न फिर सामाजिक स्तर पे? देखिए, किसी भी जो 2-3 बातें इसमें जो कुछ अलग सी बातें भी हैं वो पहले बता दें कि पहले तो है कि किसी भी संविधान में नागरिकों का दायित्व या मूल कर्तव्य हो, ये बात कितनी जरूरी है, एक अपने में प्रश्न है। दूसरी बात है कि ये जो मूल कर्तव्य वाला हिस्सा जो आया है वो बाद में आया है। इसमें अच्छी बातें भी हैं लेकिन वो बाद में आया है। और इस मामले में एक और जो सावधानी बरतने की संदर्भ का संविधान को सूक्ष्मता से अगर देखें तो ज़रूरत है कि जिस तरह से नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है, यानी राज्य के कर्तव्य में ये बात लिखी हुई है, राज्य के कर्तव्य वाले हिस्से में लिखी हुई है कि उसके आधार पर उसको वो कानूनी हस्तक्षेप का विषय नहीं होगा। इसी तरह से ये कानूनी अनुपालन का विषय होगा कि नहीं होगा इसमें नहीं लिखा हुआ, यानी ये कानूनी अनुपालन का विषय हो सकता है, ये लगता है। तो इस आधार पर किसी को, हम मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इस आधार पर किसी नागरिक को सजा दी जा सकती है क्योंकि आपने इसका पालन नहीं किया, ये किया जा सकता है। तो ये अपने आप में कितना उचित है, एक जागरूक नागरिक के सामने एक प्रश्न ये होता है। लेकिन तब भी इसमें जो अच्छी बातें हैं जो कि इसमें लिखी रहे या नहीं लिखे रहे, करना चाहिए था। तो उसके हिसाब से जो बात है वही एक और बात है कि ये मूल कर्तव्य में बात है, नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण की बात है, पर्यावरण संरक्षण की बात है, विवेक की बात है, बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें वैज्ञानिक चेतना की बात नहीं है। तो यानी ये प्रश्न क्यों छूट गया हमारे संविधान निर्माताओं से, एक प्रश्न है। और क्यों जब मैंने इमरजेंसी आने के बाद क्यों जुड़ा, एक प्रश्न जो सोचने का है, इस पर सोचना चाहिए। लेकिन ये है कि वैज्ञानिक चेतना का प्रश्न जो है एक तरह से बहुत कठिन प्रश्न इस रूप में कि वैज्ञानिक चेतना होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, बोलते सब कोई हैं लेकिन करना बहुत कम लोग चाहते हैं। दूसरा है कि एक तो परंपराओं का प्रभाव होता है, भारत में परंपराओं का प्रभाव थोड़ा और ज़्यादा है, और परंपराएं तार्किक हों या नहीं हों, कारण वाली हों या नहीं हों, लेकिन वो चलती रहती हैं। तो एक माहौल जहाँ प्रमुख माहौल ये होगा, जाति जैसी व्यवस्था के, जैसी तार्किक व्यवस्था के कारण से पूरा माहौल जहाँ अवैज्ञानिक तरीके से एक संरचना काम कर ये चलता रहेगा, वहाँ वैज्ञानिक चीज़ों का चलना विशेष प्रयास के बगैर, विशेष आंदोलन के बगैर और विशेष जन आंदोलन के बगैर, वो भी कहें तो जो दबे कुचले लोग हैं,
जो गरीब लोग हैं, जो शोषित हों, जिनको घाटा सबसे ज़्यादा इस परंपराओं का है, उनकी चेतना के बगैर होने वाला नहीं है। और वो चेतना भी है नहीं। हम लोग ये देखते हैं कि जो जितने दबे हुए लोग हैं वो इतना अंधविश्वास से ग्रस्त हैं या उसमें फंसे हुए। जो पढ़ लिख के जो धनी हो गए हो तो थोड़ा सा कम भी ग्रस्त रहते हैं, लेकिन बाकी लोग जो गरीब हैं उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है अंधविश्वासों में। तो ये एक संकट यहाँ का है, जिसके हिसाब से जितने बड़े आंदोलन की, वैज्ञानिक आंदोलन की ज़रूरत है, उसके बगैर ये होने वाला नहीं था। दूसरा एक संदर्भ है कि वैज्ञानिक चेतना कहें या विवेक की चेतना कहें, अगर कहेंगे तो बहुत सारी विशेषाधिकार की जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे जो विशेष सत्ता मिलती है, जो अमीरी गरीबी का खाई बढ़ता है, इस तरह के बहुत सारे जो विषमता के जो गढ़ हैं उन पर चोट लग सकती है। इस कारण से शासक, कहा भी जाता है कि कोई भी शासक हो वो आमतौर पर चाहता है कि जनता हमारी पिछलग्गू रहे। जनता पिछलग्गू तभी रहेगी जब उसमें चेतना का अभाव होगा, वैज्ञानिक चेतना का अभाव होगा, तभी रहेगी। ऐसा से जानबूझ के एन केन प्रकारेण, कभी सीधे भी, कभी कभी अभी जो चल रहा है उस तरह से सीधे भी कह सकते हैं कि मिथ को विज्ञान वाली बातें कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अंधविश्वास की चीज़ों को या परंपराओं को बढ़ावा देकर भी इस तरीके से जनता को अंधविश्वास के घेरे में रखना चाहती हैं, ऐसा हो सकता है। तो एक कोशिश हमेशा, सत्ता की कोशिश हमेशा चलती रहेगी कि जनता पिछलग्गू रहे, यानी कुछ न कुछ हमारा अंधविश्वास से ग्रस्त रहे। तो ये जनता के स्तर पर इसका आंदोलन चलाते रहना पड़ेगा। और ऐसे जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी कसौटी पर सवाल, आप का बयान, किसी भी मंत्री का, किसी भी शासक का, किसी भी व्यक्ति का बयान इस आधार पर गलत है और ये उनके मंत्री होने के लायक शोभा नहीं देता है, और फिर वैसे लोग हमारे चुनाव, चयन, मतदान की कसौटी पर वैज्ञानिक चेतना भी रहे, यानी वो वैज्ञानिक उसे कितना सोचता है, अंधविश्वास के मुकाबले बराबरी के लिए कितना सोचता है, वैज्ञानिक और विवेक का कितना सोचता है, वो कितना विवेकशील है, इसके आधार पर जब उन प्रतिनिधियों का चयन होने लगेगा तब वो दबाव बनेगा। कोई बहुत अनसाइंटिफिक बात बोल रहा है, अविवेकी बात बोल रहा है, अंधविश्वासी बात बोल रहा है, विषमता वाली बात बोल रहा है, तो अगर चुनाव हार जाए, उस पर अगर सवाल बहुत हो और अगर चुनाव भी हार जाए, तब इस तरह की बातें रुकेंगी। लेकिन अगर चुनाव में उसको बढ़त इससे मिलेगी तब तो इस तरह की बातें बोलता रहेगा। संविधान में कुछ लिखा रहे, लेकिन अंततः उसको तो जाना चुनाव के माध्यम से है। तो उसको एक जनता के मत का, चुनाव से ज़्यादा कहें कि जनता के मत, जनमत की अभिव्यक्ति वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर हो सके, ये अगर हम बना सकेंगे तो उसका इस दिशा में निदान हो सकेगा, उसका उपाय हो सकेगा। अब यदि हम इसकी इस ओर देखें कि भारत को विश्व के बड़े लोकतंत्र में शुमार किया जाता है, विश्व का बड़ा लोकतंत्र है, और निश्चित तौर से एक लोकतांत्रिक भारत के गठन में संविधान की भूमिका रही। आज जब हम देखते हैं लोकतंत्र के सामने चुनौतियां क्या हैं, किसको मानते हैं कि ये लोकतंत्र के सामने एक चुनौती है, और जो निश्चय ही हमारे संविधान को भी प्रभावित करता है, तो संविधान और लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? सबसे बड़े ये कहें पहले तो कि भारत का संविधान या भारत का लोकतंत्र लगातार उतार चढ़ाव से गुजरता रहा। वो एक ग्राफ सीधा चलता रहे, चाहे ऊपर की तरफ जा रहा है, उस तरह का ग्राफ नहीं, वो उतार चढ़ाव होता रहा है। यानी संविधान और लोकतंत्र में गिरावट आती रही है। कभी कभी जनता के अभिक्रम की पहल के आधार पर जन आंदोलनों के दबाव से लोकतंत्र की वापसी हुई है, फिर वो संकट आता रहा है। अभी का समय भी एक संकट का समय है। तो इसका अगर कहें कि सबसे बड़ा संकट का क्या रूप है, अगर वो कहें तो 2-3 तरीके की बात है कि एक तरह से कि लोकतंत्र की परिभाषा ही बदली जा रही है। लोकतंत्र की परिभाषा मतलब कि अगर किसी भी पहचान के आधार पर अगर बहुमत जुट जाता है तो उसका वर्चस्व होना चाहिए, और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं किसी भी आधार पर जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको बहुसंख्यक के अनुसार चलना चाहिए। एक इस तरह की जो समझ बनाई जा रही है, सबसे बड़ा संकट है। दूसरा कि संविधान की जगह पर जो शासन में लोग हैं या जो दलों में लोग हैं,
जो विभिन्न दलों में है, शासन में कहें सीधे स्तर पर कहें तो शासन के केंद्र के स्तर पर भी जो शासन चला रहे हैं और जो प्रतिपक्ष में है, जो एक मौजूद तरीके से जो विपक्षी दलों में है, सबके स्तर पर स्थिति है कि किसी के भी मन में संविधान के मूलभूत प्रावधानों के प्रति, खासकर जनता के अधिकारों के प्रावधानों के प्रति जो प्रावधान संवैधानिक शासन के संरचना के संचालन के जो प्रावधान हैं उनके प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। शासन यानी हमको जो मन में आता है वो करे, संसद में जो तय हो जाता है वो करे। संविधान के हिसाब से कितना संसद के उस तय से टूटता है नहीं टूटता है, चिंता संविधान टूटता है कि नहीं टूटता है गौर करने की जरूरत नहीं है, हमारा मन माना चले। यानी संविधान के प्रावधान नहीं, हमारा मन, ये दूसरा जो शैली बनी है वो खतरनाक शैली है। तीसरा कि सारे चीज़ें जो हैं वो सीमित केंद्रित, जिस तरह से संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है उसी तरह से राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण पहले शुरू से एक संकेंद्रण रहा है, केंद्रीकरण रहा है, वो है कार्यपालिका के हाथ में, खास तौर पर निर्वाचित कार्यपालिका के हाथ में। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का संतुलन शुरू से बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कम से कम विभाजन रहा है, पृथक्करण रहा है, इस कारण से बहुत अच्छी बात रही है। लेकिन उस पृथक्करण को खत्म किया जा रहा है। जो कार्यपालिका है, निर्वाचित कार्यपालिका और जो नियुक्त कार्यपालिका है, उसके हिसाब से सारी चीज़ों को चलना चाहिए, उसी वो जो तय करे उसी से चलना चाहिए। ये एक तरह से ट्रेंड, एक तरह से परंपरा बनाई जा रही है। और उससे भी बुरी बात यह है कि मंत्रिमंडल भी नहीं, कम से कम निर्वाचित कार्यपालिका भी नहीं, निर्वाचितों के विषय जो चुनी हुई कार्यपालिका भी नहीं, उसमें भी कुछ आला कमान हो, एक या दो लोग हैं जिनके पीछे पीछे पूरा मंत्रिमंडल चले। संसद मंत्रिमंडल के पीछे चले, पहले मंत्रिमंडल के पीछे कार्यपालिका जो नियुक्त है वो चले, विधायिका चले और न्यायपालिका भी उसके पीछे पीछे चले। और उतना ही नहीं, कुछ मंत्रियों के पीछे प्रधानमंत्री और कुछ के पीछे आज की नया ट्रेन यहाँ तक संकेंद्रण तक पहुँचा, लेकिन पहले से चला आ रहा था। और मंत्री और कुछ छोटे से समूह के पीछे पूरा का पूरा कार्यपालिका चले, एक व्यक्ति कुछ भी कहे तो हो जाए। ये जो संदर्भ बना है, जो इतिहास से पहले भी बना था, अभी और बना है, तो ये एक संकट बनता है। तो ये तीन तरह के संकट प्रमुख हैं स्ट्रक्चर के स्तर पर। और जनता के स्तर पर दलीय प्रतिबद्धता की वजह से या बहुसंख्यक की भावना की वजह से या इसके पहले कोई दमदार शासक नहीं दिखता था, इस तरह के अभाव की वजह से उसके एक आकर्षण जो बहुमत का मैंने एक दल के पीछे जो आकर्षण बना हुआ है, संविधान के पीछे का की प्रतिबद्धता से ज़्यादा दल के पीछे का आकर्षण, जनता के मत देने का जो बना हुआ है, ये सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र के संकट का प्रमुख कारण है। अब एक मुद्दे की ओर आपका ध्यान हम लाना चाहेंगे। संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द आया है। निश्चित तौर से एक मूल्य है जो मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। इधर हाल के कुछ वर्षों में धर्मनिरपेक्षता को प्रश्नों के दायरे में खड़ा किया जाने लगा है और उसकी व्याख्या तरह तरह से अपने अपने ढंग से लोग व्याख्या करते हैं, जबकि वो एक सूत्र हो सकता है व्यापकता का, सबको जोड़ने का। इस मामले में को हम किस रूप में देखें कि धर्मनिरपेक्षता शब्द यदि प्रभावशाली नहीं रहा संविधान के समझ के अनुसार, तो जो समाज निर्माण होगा कैसे उसको हम एक विकसित भारत के रूप में, आधुनिक भारत के रूप में, या सबको जोड़ने वाले, एक सूत्र में बांधने वाले भारत के रूप में देखेंगे। तो क्या अहमियत है इस शब्द की, धर्मनिरपेक्षता की, या ये अपनी अहमियत अब उस रूप में नहीं रख पा रही है, या फिर लोग अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं? कैसे देखें इसको? देखिए, केवल संविधान में दर्ज शब्द के रूप में नहीं कहें इसको, धर्मनिरपेक्षता को कहें, नहीं देखें, क्योंकि ये फिर ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द तो आया आपका प्रस्तावना में, तो आया 70 के बाद, लेकिन संविधान की मूल भावना में बिना खास कुछ कहे जो मौलिक अधिकार के जो प्रावधान हैं और जो सारी संरचना है उसके हिसाब से धर्मनिरपेक्षता एक तरह से पूरे भारत के संविधान की का प्रांत थी।
और कोई भी जहाँ समानता का अधिकार होगा, विविधता के बीच अगर आप समानता की बात करें, विविधता को रखते हुए समानता की बात अगर कहें, विविधता यानी आज़ादी के साथ समानता का जहाँ लक्ष्य है, वहाँ के लिए तो इस तरह से धर्मनिरपेक्षता एक तरह से समान नागरिकता और स्वतंत्र नागरिकता का मूलभूत तत्व है। और एक केवल संविधान के पलट से नहीं, भारत के समाज में भी कमोबेश, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर विविधताएं हैं तब भी सहअस्तित्व है। यानी किसी एक विविध पहचान का वर्चस्व बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म संभाव या सर्व पहचान संभाव जैसी बातों का था, जो भारत में चली आ रही थी। एक तरह से कमोबेश, कमियां तो सब जगह पर होती हैं, लेकिन वो चली आ रही थी। कुछ सामाजिक रूप से जातियों का वर्चस्व तो था, लेकिन अलग अलग पहचान है, इस कारण से केवल पहचान के आधार पर दमन का या किसी की उपेक्षा का मामला बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इस संदर्भ में ये मूलभूत बात है, उसका रहना चाहिए। और इसके लिए सारी विविधता, इस संदर्भ में अभी जो संकट उस पर है, और जो बात इसके पहले मैंने कही कि वो मुख्य रूप से इस कारण से आया है क्योंकि हम मानने लगते हैं, लोकतंत्र की जब ये व्याख्या करने लगते हैं कि जिसका ज़्यादा मत उसकी तानाशाही, जिसका ज़्यादा मत उसका मनमानापन, ये वर्चस्व वाला जो कॉन्सेप्ट, यानी इस वैचारिक जो अवधारणा जो है इस पर जो बनती जा रही है उसके खिलाफ रखना पड़ेगा। और अभी भी जो स्थिति है राजनीतिक स्तर पर कहें तो अभी भी राजनीतिक स्तर पर जनता के जनमत के स्तर पर स्थिति धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है। मुखर या आक्रामक रूप से जो लोग हैं वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ में कुछ लोग आक्रामक हैं, जिसके प्रति शासन का संरक्षण या शासन की का चलते रहने देना, ऐसी चीज़ों को, गलत चीज़ों को चलते रहने दें, इस तरह की लापरवाही है। लेकिन ये जनमत के स्तर पर है और इसको थोड़ा सा धर्मनिरपेक्षता की या विविधता के साथ आज़ादी और समता की, उसको दूसरे रूप में व्याख्यायित करें तो आज़ादी और समता की सामाजिक धारा के पक्ष वालों को ज़्यादा मुखर, आक्रामक, ज़्यादा मुखर होना पड़ेगा और ज़्यादा एकजुट होना पड़ेगा। इसको एक खतरे के रूप में पहचानना पड़ेगा कि अगर किसी एक पहचान के आधार, किसी एक पहचान को वर्चस्व मिली तो सारी पहचानों पर खतरा बन जाएगा। और आज जो संतुष्ट है उनकी पहचान पर भी खतरा बन सकता है। इस भावी खतरे को समझना पड़ेगा। अब एक प्रश्न हम लोग झारखंड से लेकर हम समझना चाहेंगे। हम लोग झारखंड में हैं। झारखंड संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और एक बड़ी आबादी यहाँ जनजाति समुदाय की, आदिवासी समुदाय की, जिनकी एक बड़ी भूमिका है प्रकृति को बचाने की या प्रकृति और मानवीय संबंधों को बचाने की। झारखंड में जिस तरह से इतने वर्षों बाद भी, यदि हम 75 वर्ष की बात अभी कर चुके हैं, कि डायन हत्या जैसी चीज़ें एक तरह से सामाजिक स्तर पे जिसको स्वीकृति मिली हुई है कि समूह में लोग डायन विषाही की बात स्वीकारते हैं, उसका समर्थन करते हैं और फिर हत्या भी करते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में कैसे निकलेगा झारखंड उन चीज़ों से? कैसे होगा डायन हत्या और अंधविश्वास मुक्त झारखंड का निर्माण? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, डायन और ओझा वाला जो संदर्भ है, जो चलन है, वो केवल झारखंड की विशेषता नहीं है। वो बिहार में कहें, उत्तर प्रदेश में कहें, सब जगह पर डायन वाला चलन सब जगह पर है। डायन हत्या वाला चलन जो है आप कह सकते हैं कि झारखंड में है और कुछ इलाकों में ज़्यादा। लेकिन हमारा जो संदर्भ में जो गहराई में अगर जाए तो उसको जाने पर थोड़ी अलग स्थिति जानने को मिलेगी। और जो अखबारों में बात आया भी करता है, मैंने अखबारों में जो बात आती हैं और जो शीर्षक बनते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। पहला तो है कि डायन का चलन है और चूँकि तार्किक रूप से माहौल गांव में हर चीज़ का, यहाँ तार्किक रूप से विवेक तरीके से सोचने का संदर्भ नहीं है, गांव में, ग्रामीण में चलन नहीं है, तो उस कारण से
इस इलाके में वो दिखता है कि हत्या वाली घटना भी होती है। डायन की हत्या का घटना का अगर परिणाम देखा जाए तो मान लीजिए कि जो मौतें आज हो रही हैं या आबादी के हिसाब से और साल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा परिमाण नहीं होता। मैंने हमारा ये कहना है कि अखबार की सुर्खियों ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जैसी समस्या है उससे ज़्यादा थोड़ा सा इसको दिखाया जाता है और उसका समाधान जिस तरह से देखना चाहिए उससे अलग देखा जाता है। एक तो है कि वो संख्या आमतौर पर ये कहा जाता है कि डायन, जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र बहाना है एक पहचान के वर्चस्व का, उसी तरह से डायन बहाना है संपत्ति के नाम पर कब्जे का। वो जानबूझ के, नहीं तो अगर कहा जाए तो डायन हत्या संभव ही नहीं है। डायन से डरने वाले लोग डायन की हत्या नहीं कर सकते। जो डरते हैं वो हत्या कैसे कर देते हैं? जो बांध से मार सकते हैं उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? वो जानते हैं कि डायन नहीं है, डायन का नाम बताना है और उसके आधार पर हत्या करना है। यानी एक तरह से संपत्ति विवाद का रूप, जिस तरह से बहुत विकास के नाम पर जिस तरह से जमीन लूटा जाता है, गांव में संपत्ति हड़पने के लिए जो है कि लोगों को हत्या करने के लिए एक बहाना जो है वो डायन है। इस पर अगर कड़ाई चले, जो संपत्ति है, डायन हत्या का से संपत्ति अगर किसी व्यक्ति के पास चली जाती है वो उसके पास नहीं जाए, मतलब कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए। और ग्राम सभाओं पर एक तरह से दबाव डाला और ये सचेत किया जाए सामाजिक स्तर पर लोगों को कि आपका डायन हत्या के नाम पर जो है वो एक तरह से ये जो प्रश्न है उससे आपका बदनामी हो रहा है। ग्राम सभाओं को मुद्दा चुनना चाहिए। अगर ये मुद्दा आए तो तुरंत बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। इस पर असल है कि प्रशासन इस पर कोई खास ध्यान नहीं देता है। उससे ज़्यादा बड़ी समस्या दूसरी है कि किसी भी आधार पर किसी भी परंपरा से बाहर की शादी हुई उसके आधार पर बहिष्कृत कर देंगे। दूसरी जाति का कोई घर हुआ उससे बहिष्कृत कर देंगे। बहिष्कृत करने की परंपरा, डायन जैसा संदेह हुआ तो एक जो मजबूत तबका है गांव का वो बहिष्कृत कर देता है। बहिष्कृत करने के समय से अगर उस पर सचेत रहा जाए तब इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। और इसका आंसर कहिए कि इसको सामाजिक से ज़्यादा हम प्रशासनिक समस्या मानते हैं। पर अगर ढंग से सजा होने लगेगी, तुरंत उस पर गिरफ्तारी होगी तो हत्याएं कम होंगी, विवाद में से हत्या होती है लोगों कम होंगी। और सामयिक स्तर पर करना है तो झारखंड के 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में संजोग से स्थिति है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ही कहा जाता है कि डायन हत्या ज़्यादा है। तो ग्राम सभा को अगर इस आधार पर कि आपके यहाँ डायन हत्याएं अगर नहीं होंगी तब आपको विशेष गांव, आदर्श गांव का दर्जा मिल सकता है, इस तरह का होगा। या आपकी ग्राम सभा में अगर एक भी डायन हत्या हुई या उस तरह से संपत्ति का उसका पर केंद्रीकरण हुआ तो आपको जो विशेष सुविधा ऊपर से मिलने वाली नहीं मिलेगी। या ग्राम सभा के साथ अगर बैठक, जो सचेत लोग हैं ग्राम सभा के साथ इस तरह की बैठक करें, चर्चा करें तो ये हो सकता है। यानी ये अंधविश्वास जितना है उससे ज़्यादा साजिश है। हमारे अंधविश्वास बहुत तरह के लोग, अंधविश्वास ये हैं कि जहाँ एलोपैथिक इलाज के लिए जाना चाहिए उसकी जगह पर मर जाते हैं लोग ओझा से झाड़ फूँक के करवा के। वो ज़्यादा बड़ा खतरनाक हिस्सा है, ये उससे छोटा हिस्सा है। लेकिन है कि ये सेंटिमेंटल हत्या का वैसे जिस तरह से दहेज हत्या बहुत सेंटिमेंटल है और मार्मिक है, बहुत मानसिक लगता है, उस तरह से मानसिक है और इस कारण से ज़्यादा है। लेकिन इसकी मात्रा के हिसाब से कहें तो इसका बहुत आसान तरीके से हो सकता है। और जिस तरह से सम्मानित किया गया है, सम्मानित की जगह पर ऊपर से केवल सम्मानित करें, उसकी जगह पर प्रशासन को जागरूक करें, प्रशासन को कड़ाई करें, तब इसका इलाज ज़्यादा आसान तरीके से हो सकता है। तो ये प्रशासनिक हस्तक्षेप की बात हुई, मान लीजिए ठीक है कानून अपना काम करे, लेकिन हम समाज के नज़रिए से यदि समझने की कोशिश करें कि आमतौर से झारखंड कहिए कि न सिर्फ प्राकृतिक संपदा तो है ही, ये उद्योग धंधों का भी और माइनिंग का, खनन का एरिया रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में सचेत मजदूर यहाँ हैं, श्रमिक हैं, जो कहीं ज़्यादा सजग हैं, ज़्यादा जागरूक हैं। और इसका प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी आंदोलनों में देखता है। श्रमिक आंदोलन या फिर अलग अलग जो जल जंगल जमीन की लड़ाई का सवाल, संघर्ष का सवाल है, स्थानीय मुद्दों को लेकर सजगता, तो सामाजिक सजगता दिखती है कई मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों को लेकर के। और उसी तरह से ट्रेड यूनियन आंदोलन की सजगता भी दिखती है, जहां वो सजग हैं, संघर्ष करते हैं।
ये सजगता उस अंधविश्वास को दूर करने में या पिछड़ी चेतना को ठीक करने में क्यों नहीं लग पाती, या ध्यान इनका क्यों नहीं जाता है? देखिए, ये तो है कि सजगता का जो है, जिस तरह से सजगता की भी कई परतें होती हैं, कई आयाम होगा, कई फलक होगा, कई पहलू होते हैं। एक जगह अगर सजगता है तो जरूरी नहीं है कि वो सजगता खुद ब खुद दूसरी जगह चली जाए। जैसे अगर मजदूर, कारखाना का मजदूर सचेत है, अगर नौकरी पेशा वाला जो मजदूर उतना ही सचेत ठेका मजदूर हो, वो जरूरी नहीं है। बहुत सारी स्थितियाँ काम करती हैं। खान के मजदूर उतना ही सचेत हों, वो जरूरी नहीं है। ये आर्थिक स्तर पर भी। लेकिन अगर राजनीतिक स्तर पर हम सचेत हैं, आर्थिक स्तर पर सचेत हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम सामाजिक स्तर पर भी सचेत हैं। उसी तरह से सामाजिक स्तर पर अपनी परंपरा के प्रति सचेत हैं, लेकिन परंपरा के प्रति गौरव भाव से अगर सचेत हैं कि नहीं, हमारी परंपरा में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, तो जरूरी नहीं है कि अपने परंपरा की गलत बातों के प्रति उतना ही सचेत हो। माने हर स्तर पर जितनी समस्याएं हैं, सूक्ष्म स्तर पर, पहलू के स्तर पर सबको चुनने का जरूरत होता है। किसी पहलू का छुआ छोड़ देंगे तो काम नहीं चलने वाला है। और झारखंड का उस मामले में संकट अगर कहें तो ये है कि झारखंड अपनी ज़मीन को बचाने के लिए तो सचेत है, लेकिन जो अपने गांव की, अपने कब्जे की ज़मीन है, उसको बचाने के लिए सचेत है। जैसे वो सरकारी ज़मीन हो जाता, खान वाले के लिए उतना ही आंदोलन नहीं होता जितना भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन होता है। हमारी परंपरा में अच्छी बात है, इसके लिए जितना दावा होता है, हमारी एक उतना संकल्प ये नहीं होता है कि हम सुधार करें। तो और ये संकट है राजनीतिक आर्थिक शक्तियों का, उसके राजनीतिक आर्थिक संगठनों का एक संकट ये है कि एक मान्यता बनी हुई है, या कहें कि मान्यता नहीं भी बनी हुई तो प्रवृत्ति बनी हुई है कि अगर हम राजनीतिक रूप से सचेत हुए, आर्थिक रूप से सचेत हुए, तो सामाजिक रूप से सचेतनता अपने आप आती जाएगी। तो होता नहीं है, और सामाजिक रूप से सचेत करने का विशेष प्रयास अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पूरे क्षेत्र में जितनी स्त्री पुरुष समता, स्त्री पुरुषों के समान अधिकार, खनिज पर, संसाधनों पर एकदम ग्राम सभा का अधिकार से लेके किसी भी आधार पर अंधविश्वास नहीं हो, यानी अंधविश्वास को खत्म करने का आंदोलन गांव के स्तर पर, सामाजिक रूप से जो कर्मकांड हैं, रूढ़ियाँ हैं जो घाटेमंद हैं, उनको ये नहीं कर सकते हैं कि वो एकदम मानसिक है, लेकिन वो घाटेमंद है। उन चीज़ों को खत्म करने का आंदोलन नहीं चलता है। मान लिया जाता है कि राजनीति में ये बातें चलेंगी, आर्थिक रूप से मजबूत हो गए तो अपने आप को सचेतनता आ जाएगी, नौकरी करने लगेंगे तो अपने आप अकल आने लगेगा, ये कहा जाता है। तो उससे काम चलने वाला नहीं है। इस पर अलग से विशेष तरीके से ज़रूरत है, जिस कारण से आप प्रयास कर भी रहे हैं, और एक विशेष प्रयास की ज़रूरत है। बताया जाता है कि वैज्ञानिक चेतना का, अंधविश्वास खत्म करने का, विवेक जागरण का, और समाज में जो संबंध हैं, समाज में जो गलत रूढ़ियाँ या परंपराएं हैं, उनको खत्म करने का आंदोलन विशेष तौर पर अलग तरीके से चलाने की ज़रूरत है। वो राजनीतिक रूप से निरपेक्ष भी हो के प्रति सचेत होगा, लेकिन राजनीतिक रूप से या दलीय केंद्रीकरण में हो जरूरी नहीं है। तो इसकी ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत एक अंधविश्वास विरोधी आंदोलन की ज़रूरत है, और वो अभी उस तरह से नहीं पहुंचा है, इस कारण से भी वो कमी वहाँ है। इतना अच्छा समाज, मैंने कहिए कि कई मामलों में 5वीं अनुसूची का समाज, हम आदिवासी और सहजीवी लोगों का समाज कहते हैं, केवल आदिवासी नहीं कहते हैं, आदिवासी और उनके सहजीवी का समाज है। कई मामलों में शोषण, वर्चस्व या कई डायन हत्या जैसे चीज़ें दिखती हैं, लेकिन कई मामलों में ये जो सभ्य समाज कहा जाता है, उससे ज़्यादा विवेक सम्मत है, उससे कम अंधविश्वास से ग्रस्त है। यहाँ भूत नहीं, यहाँ अपना खानदान का लोग भूत नहीं होता, कम से कम भूत नेगेटिव ही होता है, ये मानता है। माने आत्माएं होती हैं, लेकिन वो नेगेटिव ही होता है, उस तरह से डर नहीं होता है। भूत लग जाता है और झाड़ना पड़ता है, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से बहुत मामलों में समाज अच्छा है, लेकिन चूंकि सचेत आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, अंधविश्वास के खिलाफ या सब चीज़ों को विवेक के आधार पर परखने की दृष्टि का आंदोलन नहीं चल रहा है, इस कारण से इसमें भी बहुत सारी तथाकथित सभ्य समाज की कुरीतियाँ, विकृतियाँ आ रही हैं। और हम डायन प्रथा को भी उसी रूप में मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि ओझा का मंत्र जो होता है वो अपनी भाषा में नहीं होता। माने हो में अगर डायन ओझा अगर होगा तो उसका हो भाषा में मंत्र नहीं होता, यानी तय रूप से वो कहीं ना कहीं बाहर से आया। ये तंत्र विद्या बंगाल की कहीं से आई है, उस तरह से वो आई है, लेकिन वो
और उस मामले में है कि यहाँ के आदि लोगों का एक आवेग है कि जो करेंगे आवेग में करेंगे, बहुत दिन तक बर्दाश्त कर रहे करेंगे, अचानक आवेग में करेंगे। यानी जीवन मृत्यु के प्रति तटस्थता का एक भाव जो है, इस कारण से मार देने में भी बहुत, ये भी दिखेगा आपको कि मारने वाला लोग पूछने पर बाकी जैसा समाज में बचाता नहीं अपने को, बोलता है कि हम मारे हैं। कुछ लोग तो मारने के बाद थाना चले जाते हैं। एक घटना और समाज में आपको नहीं दिखेंगी, तो ये भी अलग जो देखें, ध्यान देने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। तो यहाँ बहुत थोड़ा सा इंटरेक्शन से, बातचीत करने से और ग्राम सभा की मजबूती से, थोड़ा प्रशासन के हस्तक्षेप से, और सबसे ज़्यादा एक विवेकपूर्ण आंदोलन, परंपराओं का भी विवेकीकरण, और जो मान्यता कि ये अच्छी परंपराएं हैं, ये गलत परंपरा है, इस तरह का सचेत आकलन का अगर एक मुहिम चलेगी तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। धन्यवाद मंथन जी। आज संविधान दिवस है और निश्चित तौर से हम लोगों ने कई पहलुओं पे, संविधान के कई पहलुओं पे चर्चा की। वैसे वैज्ञानिक चेतना समूह खास तौर से लोगों में वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक चेतना के विकास और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है और सतत कार्यशील है, और ये उम्मीद रखता है कि इस तरह के अभियान से आम लोगों तक को जगाने में, जन जन तक विज्ञान पहुंचाने, लोगों में एक वैज्ञानिक लोकतांत्रिक चेतना के विकास को बल मिलेगा, और इससे कल एक नया समाज और बेहतर समाज, बेहतर देश और बेहतर दुनिया का निर्माण होगा। धन्यवाद।